एपिसोड में हमने देखा था कि जुनो और मोनार्क की फाइट शुरू हो जाती है और आगे राकान धोखे से जुनो के छाती में पीछे से अपने पंजे घुसा देता है। जुनो मन में कहता है मेरा लेवल इंक्रीज हुआ है तो ये इतना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तभी सिलाद जुनो की छाती में उसका डैगर घुसा देता है और उसे कहता है मैं तुम्हारा ये वेपन तुम्हें वापस करता हूँ। अब बताओ क्या तुम पहले जैसे खुद को हील कर पाओगे? मुझे तो लगता है नहीं, चाहे तुम कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, एक असली मोनार्क के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। क्या तुम इतना ही कर सकती हो ह्यूमन? अगर ऐसा है तो तुम देख नहीं पाओगे कि हमारी आर्मी इस दुनिया में पैर रखेगी और जब भी होगा तब ह्यूमंस की लाशों का पहाड़ होगा और उनके खून से कभी ना रुकने वाली नदियां बहेंगी। लेकिन ये देश जिसमें तुम बड़े हुए हो, मैं खुद से इस देश के हर एक ह्यूमन को फ्रीज करूंगा और उनको अनंत दर्द दूंगा। अनंत काल तक उन्हें जीना होगा, ना तो वो मर पाएंगे और ना वो चैन से जी पाएंगे। तो अपनी इस मौत पे तुम्हें जितना घमंड दिखाना है दिखाओ, क्योंकि उससे भी मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आगे हम देखते कि जुनू की ऐसी हालत देख के जिनचुल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे जो कुछ भी हुआ है उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर हमें जिना और उसकी माँ को दिखाते हैं। ये दोनों भी जुनू को ऐसा देख के बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। शाहिन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि सिराज जुनू को फ्रीज कर रहा होता है। जुनू अपने मन में कहता है बस थोड़ा सा है। आगे हम देखते कि सिस्टम बताता है प्लेयर की एचपी 0 हो चुकी है और प्लेयर मर गया है। लेकिन तभी हम देखते कि सिस्टम बताता है प्लेयर के पास ब्लैक हार्ट है, तुम्हारे पास पैसिव स्किल्स यानी वो स्किल जिसे जुनू अभी यूज नहीं करता, जो कि इनएक्टिव है। उस स्किल का नाम हमें बताया नहीं गया, वो अननोन है। उसके लिए सारी रिक्वायरमेंट है। आगे सिस्टम बताता है कि पैसिव स्किल अननोन एक्टिवेट हो चुकी है। फिर आगे हमें काफी ज्यादा फ्लैश देखते हैं और उसके बाद हमें जुनू एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। जुनू काफी ज्यादा पैनिक में होता है। उसे सब कुछ याद आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ था। वो कहता है क्या ये सब एक सपना था? जुनू अपने चारों तरफ देखता है और कहता है मैं कहाँ पे हूँ? एक हॉस्पिटल में। मुझे यकीन है कि वो आज डैगर मेरे दिल में घुस गया था, लेकिन फिर भी मैं जिंदा कैसे हूँ? अभी जुनू पास्ट में नहीं आया है, वो एक ऐसी दुनिया में आया है जो उसने सोची थी, जो रियल दुनिया है। वहाँ पे अभी भी मोनार्क्स और सभी लोग हैं। आगे हम देखते कि यहाँ पे जिनचुल आ जाता है और एक एजेंट भी आ जाता है। जिनचुल जुनू से कहता है तो तुम्हें होश आ गया? जिनचुल को देख के जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जिनचुल से कहता है चेयरमैन जिनचुल, चेयरमैन उन मोनार्क्स का क्या हुआ? मेरा मतलब वो मॉन्स्टर्स, और मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ? ये सब सिचुएशन देख के आप समझ गए होंगे कि जुनू डबल डिजिट के बाद जब हॉस्पिटल में आया था, अभी यहाँ पे वही हो रहा है। जुनू की बातें सुन के जिनचुल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जुनू से कहता है 3 चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। पहला, मैं चेयरमैन नहीं हूँ पर सर्विलियंस टीम का चीफ इंस्पेक्टर हूँ। दूसरा, मुझे तुम्हें मूविंग स्टैचूज के बारे में पूछना है। और तीसरा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? ये सुन के जुनू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जिनचुल से पूछता है 1 सेकंड, मूविंग स्टैचूज से आपका क्या मतलब है? जिनचुल बताने लगता है रिपोर्ट मिलने के बाद हम व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ वहाँ गए थे और वो जगह पहले से ही। लेकिन जुनू कहता है नहीं रुक जाइए, ये वो बात नहीं है जो मैंने आपसे पूछी है। जुनू मन में कहता है ये मत कहो, ये इम्पॉसिबल है। मैंने जैसे ही इस हॉस्पिटल को देखा मुझे ये जाना पहचाना सा लगा, क्योंकि पास्ट में मैंने इधर 2 हफ्ते बिताए हैं। जिनचुल जुनू से कहता है मिस्टर संग, आप फोटो से अलग दिखते हैं। जुनू अभी भी मन में कहता है ये वीआईपी पेशेंट का रूम है जो हंटर एसोसिएशन ने प्रोवाइड की थी जब मैं डबल डंजन से कैसे तो सर्वाइव किया था। जिनचुल जुनू से कहता है क्या तुम ठीक हो? जुनू कहता है मुझे लगता है मुझे अपने विचारों को फिर से अरेंज करने के लिए कुछ समय चाहिए। फिर जुनू अपने मन में कहता है आखिर ये सब कैसे हो रहा है? आगे हम जिनू के स्टैट्स को देखते हैं। उसकी स्टैट स्किल सभी के सभी वैसे की वैसे ही होती है। इन्हें देख के वो मन में कहता है मेरा चेहरा और मेरे स्टैट्स पहले की तरह सेम ही है। मैं उन्हें रखते हुए वापस आया हूँ। इन्वेंटरी में भी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। यहाँ तक कॉमिश के अवराध भी यहाँ पर है। तभी वहाँ भी जिना आ जाती है और वो जुनू से कहती है भाई जागने के बाद तुम क्या कर रहे हो? मुझे ये मत कहना कि तुम्हारे सर पे भी चोट लगी है। लेकिन जुनू को देख के जिना इधर उधर देखने लगती है और वो कहती है क्या मैं गलत रूम में आ गई? तुम कौन हो? जुनू मन में कहता है ओह मुझे लगता है ये मुझे पहचान नहीं रही, क्योंकि पहले मेरा धीरे धीरे लुक चेंज हो गया था। जिनू जिन्हा से कहता है क्या तुम अपने बड़े भाई को नहीं पहचान रही? ये सुन के जिन्हा कहती है तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मेरे बड़े भाई हो? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम कुछ अलग बन गए हो और तुम थोड़े से बड़े भी हो गए हो। जिनू उसे कहता है शायद से ये तुम्हारी बस फीलिंग है, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे हंटर एसोसिएशन की तरफ जाना होगा। जिन्हा कहती है क्या तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो? जिनू उसे बताता है मुझे पता है कि तुम क्लास के बीच में से आई हो तो तुम्हें स्कूल में
वापस जाना चाहिए। ये सुन के जिना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो जुनू से कहती है, क्या तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? आगे जुनू सोंगी से कहता है, और तुम भी सोंगी, स्टडी को छोड़ के हंटर बनने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। ये सुन के सोंगी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने मन में कहती है, इसे मेरा नाम कैसे पता? जुनू मन में कहता है, हालांकि मेरे पास अभी मेरी शैडो आर्मी नहीं है, मुझे बस उन्हें फिर से बनाना होगा। पर ये सब कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? ऐसी चीज हो गई क्या सच में मैं समय में पीछे आ गया? ओके, हम देखते कि जुनू रिवॉल्यूशन करने के लिए आ जाता है और वहाँ पे एरर आता है। एक एजेंट वहाँ पे जुनू से कहता है, शायद इनका नाम मिस्टर जंग है। वो जुनू को बताते हैं, हंटर संग हम आपका माना मेजर नहीं कर पा रहे हैं। जुनू कहता है, मुझे पता है, लेकिन फिर से ये सब करने से पहले मैं चेयरमैन से मिलना चाहता हूँ, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मिस्टर जंग कहते हैं, चेयरमैन ठीक है, मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ। लेकिन जुनू कहता है, मुझे पहले से ही पता है कि वो कहाँ है, मैं खुद से चला जाऊंगा। ये सुन के मिस्टर जंग मन में कहते हैं, इसके जैसे बाहर वाले को चेयरमैन का रूम कहाँ है, इसके बारे में कैसे पता? जुनू लिफ्ट से चेयरमैन गो के रूम की तरफ जाने लगता है। लिफ्ट में उसे कैंग ताइसिक दिख जाता है। कैंग मन में कह रहा होता है, आज मैं क्या बहाना बनाऊं? वैसे ये पहली बार नहीं है कि मैं एसोसिएशन को झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर वो जुनचुल ने मुझे पकड़ लिया तो मेरे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तभी जुनू कैंग से कहता है, तुम्हारे पास स्टेल्स की किल है और तुमने इसके बारे में एसोसिएशन को नहीं बताया। ये सुन के कैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जुनू से कहता है, तुम्हें कैसे पता? आगे जुनू उससे कहता है, यह तब तुम हाई रैंक के हंटर हो, लेकिन फिर भी एसोसिएशन के स्ट्रिक्ट मैनेज करने वाले लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। कोई तुम्हें किसी से अपनी बेटी का बदला लेने को कहेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं कि तुम क्रिमिनल के साथ क्या करते हो, लेकिन उस इंसिडेंट में अगर तुमने किसी भी इनोसेंट हंटर को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने हाथ से मारूंगा। कैंग अपने डैगर निकालने लगता है, पर जुनू पहले से ही उनको निकाल लिया होता है। जुनू की सारी बातें सुन के कैंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे जुनू कहता है, तुम्हें बस एक बार ही वार्निंग मिलेगी। कैंग काफी ज्यादा डर जाता है और वो जुनू से कहता है, तुम हो कौन? जुनू वहाँ से जाने लगता है। कैंग कहता है, ये भूत जैसा बंदा कौन था? आगे जुनू चेयरमैन गो के रूम में आ जाता है। उन्हें देख के वो थोड़ा सा भावुक सा हो जाता है। जुनू अपने आप को संभाल लेता है और वो मिस्टर गो से कहता है, आपसे मिलके अच्छा लगा चेयरमैन। मिस्टर गो जुनू से कहते हैं, टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद तुम तुरंत यहाँ मुझे मिलने आए। मुझे लगता है कि तुम्हें प्रोसीजर के बारे में पहले से ही कैसे तो पता है। जुनू फिर से थोड़ा सा भावुक सा हो जाता है। मिस्टर गो जुनू से कहते हैं, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तभी जुनू के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ लिखा था कि क्या तुम इस दुनिया को फिर से शुरू करना चाहते हो? और जुनू इसे इग्नोर कर देता है। आगे मिस्टर गो जुनू से कहते हैं, ठीक है, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तभी जुनू कहता है, उससे पहले मुझे आपको एक डील के बारे में बताना है। मिस्टर गो कहते हैं, कैसी डील? जुनू मन में कहता है, मुझे जेजू आइलैंड में जाना होगा और अपनी शैडो आर्मी को फिर से बनाना होगा। जुनू मिस्टर गो से कहता है, प्लीज रेगुलेशन को चेंज कीजिए, जैसे समन किए हुए क्रीचर को भी एसोसिएशन द्वारा रेड के मेंबर्स में से एक माना जाएगा। अगर आप ये करोगे तो मैं खुद से ही जेजू आइलैंड के सारे एंड को मार दूंगा। आगे हम देखते कि वो मैसेज फिर से आ जाता है, लेकिन जुनू उसे इस बार भी इग्नोर कर देता है। जुनू की बात सुन के मिस्टर को काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो जुनू से कहते हैं, प्लीज कुछ भी बकवास मत करो, तुम्हें पता नहीं क्या कि हम जेजू आइलैंड के रेड में कितनी बार फेल हो चुके हैं। तभी जुनू अपनी पावर को मिस्टर गो को दिखाता है। इस पावर को देख के मिस्टर गो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जुनू मिस्टर गो से कहता है, ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ मैं ही पूरा कर सकता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जेजू आइलैंड के सारे एंड को संभाल लूंगा। जुनू की पावर को फील करके मिस्टर गो मन में कहते हैं, ऐसी पावर जो नेशनल लेवल हंटर से भी बहुत ही ज्यादा है, आखिर ये कैसे हो सकता है? आगे हम देखते कि जुनू पार्ट के सारे इवेंट को कंप्लीट करता है। बीच बीच में बहुत बार वो नोटिफिकेशन आता रहता है, पर जुनू उसे हर बार इग्नोर कर देता है। जुनू बेरू की शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। नोटिफिकेशन से जुनू काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। आखिर वो कहता है, तुम ये सब बंद क्यों नहीं करते? मैं जानता हूँ कि ये सब बस एक इल्यूजन है, तो ये बकवास को बंद करो और अपने आप को दिखाओ। आखिर कब तक तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे? तभी जुनू के साइड में काफी सारी नोटिफिकेशन आने लगती है। जुनू कहता है, तुम कौन हो? हम देखते हैं कि यहाँ पे एशबॉर्न आ जाता है। उसे देख के जुनू कहता है, क्या तुम किंग ऑफ डेड हो? एशबॉर्न जुनू से कहता है, अगर तुम चाहो तो इस दुनिया में तुम अनंत काल तक रह सकते हो। ये ऐसा है जैसे तुम सबसे अच्छे सपने से कभी जागो ही नहीं। जुनू एशबॉर्न से कहता है, तुम मुझे ये बता रहे हो कि मैं इस इल्यूजन में फंसा रहा हूँ जो तुमने बनाया है? एशबॉर्न कहता है, मैंने इस दुनिया को नहीं बनाया, ये दुनिया बनने के जिम्मेदार तुम हो। ये सुन के जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो एशबॉर्न से कहता है, क्या मैंने ये दुनिया बनाई? यहाँ से एशबॉर्न अलग अलग पर्सन बन के जुनू से बात करता है।
वो जुनू को बताता है ये दुनिया तुम्हारी इच्छा और मेरी पावर को मिलकर बनी है ताकि तुम आज तक अपने मिस्टेक को करेक्ट कर पाओ। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये मेरा डोमेन है, ये अनंत रेस्ट है। शायद से तुम ये सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें कितने समय से देख रहा हूँ। तुम किसी और से हमेशा ही देख के करीब रहते थे, लेकिन फिर भी तुम अपना पूरा जोर लगा के उसके खिलाफ रहते थे। मैं तुम्हारे संघर्षों का रिकॉर्ड हूँ, तुम्हारे प्रतिरोध का साक्षी हूँ, तुम्हारे कष्टों का पुरस्कार हूँ। मैं डेथ हूँ, मैं अनंत रेस्ट हूँ, साथ ही मैं डर भी हूँ। मैं तुम हूँ, मेरे डोमेन में तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तुम नई लाइफ बना सकते हो, चाहे तो उसके अंदर से पावर भी एब्जॉर्ब कर सकते हो। हालांकि ये सब तुम्हारे डोमेन में ही पॉसिबल है। दुनिया को बनाने की, चेंज करने की और डिस्ट्रॉय करने की पावर एक ओमनीपोटेंट पावर है। यहाँ जो कुछ भी हुआ है मैं उसके बारे में आपको सिंपली समझा देता हूँ। एशबॉर्न की पावर्स और जुनू की सोच मिलके एक अलग से ही दुनिया बन चुकी है जो कि रियल दुनिया से अलग है। ये जो नई दुनिया है ये कोई रियल नहीं है, ये बस इमेजिनरी है। जैसे जुनू बस एक सपना देख रहा हो, इस दुनिया में जुनू एशबॉर्न की पावर का यूज करके कुछ भी कर सकता है। अगर जुनू ने यहाँ पे हमेशा रहने का फैसला किया तो वो असली दुनिया में मारा जाएगा। अगर जुनू एशबॉर्न से पूछता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम दोनों के पास सेम पावर्स है? एशबॉर्न कहता है मैं काफी समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं शैडो मोनार्क हूँ, डेथ का किंग जो कि डेथ की पावर पे राज करता है और डार्कनेस के सबसे गहरे पार्ट का प्रशासक है। जुनू कहता है मुझे क्यों चुना गया? एशबॉर्न बताता है अभी मुझे तुम्हें हमारी शुरुआत और अंत दिखाना चाहिए और साथ ही तुम्हारी शुरुआत भी। आगे हम रियल दुनिया को देखते हैं। राकान कहता है ये पक्का मर चुका है। तभी आंद्रे कहता है जुनू की प्रेजेंस गायब सी हो गई है। आखिर क्या हुआ है? फिर बेक कहता है ये नामुमकिन है, अभी वो ऐसा कोई नहीं है जो उन मैजिक बीस्ट को रोक सकता है। तभी पीछे बिल्डिंग के ऊपर से लिमग्यू कहता है लानत है, मुझे उस पर्सन की बात नहीं सुननी चाहिए थी। शायद अगर अभी हम तीरों की बौछार करें तो इन्हें रोक पाए। नहीं, अब इन्हें रोकना ही होगा। अब यहाँ तक नेशनल लेवल का हंटर भी इन्हें मार नहीं पाया। अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। लिमग्यू अपने सारे असासियन से कहता है सभी तैयार हो जाओ, मेरे सिग्नल देते ही हम सब एक साथ फायर करेंगे। हमारा टारगेट वो व्हाइट वॉकर की तरह दिखने वाला बंदा है। तभी सिलाद लिमग्यू की तरफ रेस से दिखता है। इससे लिमग्यू की हालत खराब हो जाती है, लेकिन तभी जुनू का ब्लैक हार्ट धड़कने लगता है। ये देख के सिलाद और राकान दोनों ही बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है? ये मत कहो। नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते। फेक किंग के मरने के बाद हम ट्रू किंग को उसके बॉडी पे हावी नहीं होने दे सकते। हम देखते कि राकान और सिलाद काफी तेजी से जुनू को खत्म करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी संगिलवान उधर आके राकान की चपड़े पे जोरदार किक मारते हैं। इसकी वजह से राकान सिलाद के साथ काफी दूर जाके टकरा जाता है। संगिलवान जुनू के पास आते हैं और कहते हैं यहाँ से इस बच्चे को कोई भी टच नहीं करेगा। दूसरी दुनिया में एशबॉर्न जुनू को बताने लगता है जब अस्तित्व में कुछ भी नहीं था तब बस लाइट और डार्कनेस थी। एब्सोल्यूट बीइंग ने लाइट से गॉड के मैसेंजर को बनाया और डार्कनेस से मोनार्क को बनाया। मोनार्क्स दुनिया को तबाह करने के लिए बने थे और मैसेंजर दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके लिए ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने सोल्जर से लड़ते रहे। कभी ना खत्म होने वाले वॉर से तंग आके एक ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट ने एब्सोल्यूट बीइंग से कहा ओ एब्सोल्यूट बीइंग, आपने आपके विश्वासू सब्जेक्ट्स की हेल्प क्यों नहीं की? आपके सम्मान में मरे हुए असंख्य सोल्जर की चीखें आपको सुनाई नहीं दे रही? प्लीज दुश्मनों को हराने के लिए हमें और ताकत दीजिए। हम उनके सर को काट देंगे और उनके हाथ श्रद्धांजलि के रूप में आपको अर्पित करेंगे। लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। तब फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट समझ गए कि उनका और मोनार्क के साथ बैटल कुछ और नहीं बल्कि एब्सोल्यूट बीइंग के लिए बस एंटरटेनमेंट है और एब्सोल्यूट बीइंग इस वॉर को खत्म नहीं होने देना चाहता। आगे हम गॉड के रूल्स को देखते हैं। एब्सोल्यूट बीइंग की पूजा करो, एब्सोल्यूट बीइंग की प्रशंसा करो, एब्सोल्यूट बीइंग पे तुम अपना विश्वास साबित करो। जो कोई भी इस आज्ञा का पालन करने में फेल होगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। पर इन कमांड्स का पालन किया तो भी मैसेंजर्स वॉर्स में मारे जा रहे थे। मैसेंजर्स समझ गए थे कि इन कमांडमेंट्स का पालन करो या न करो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब तक एब्सोल्यूट बीइंग अस्तित्व में है तब तक ये वॉर कभी भी खत्म नहीं होगा। सारे फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट्स ने इस बिना मतलब की लड़ाई को खत्म करने का सोचा। उन्होंने एब्सोल्यूट बीइंग को खत्म करने का ठान लिया। ये विद्रोह था। आगे हम एशबॉर्न का फ्रेगमेंट वाला फॉर्म देखते हैं। वो जुनू से कहता
जुनू से कहता है वो मेरे पहले का स्वरूप है। मैं अकेला गॉड का मैसेंजर था जो इस विद्रोह के खिलाफ खड़ा हो गया, पर मैं अकेला था और मेरी सेना भी कमजोर थी। इनके साथ सभी मैसेंजर जो एक साथ थे, उनके आगे मैं कुछ भी नहीं था। हम देखते कि मैसेंजर्स ने ऐशमन की काफी बुरी हालत कर दी थी। ऐशमन आगे जुनू को बताता है मुझे लगा था मेरा आखिरी समय आ गया, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें डार्कनेस में खोली मुझे पता चल गया कि एब्सोल्यूट बीइंग ने मेरे अंदर एक पावर छुपा के रखी थी और ये पावर थी राइज। इसका यूज करके मैंने अपने आसपास के सारे डेड शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया। मैंने अपनी आर्मी को बैटल में उतारा। हालांकि जब मैं एब्सोल्यूट बीइंग के पास वापस आ गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ पहले से ही खत्म हो गया था। फ्रैगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट्स ने एब्सोल्यूट बीइंग को मार दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने आप को गॉड की पोजीशन पे मान लिया और वो रूलर्स बन गए। उन्होंने कुछ डिवाइस का यूज करके जिसमें एब्सोल्यूट बीइंग की पावर थी उससे मोनार्क पे अटैक करना शुरू किया। ले जाओ जायंट का किंग और बिगनिंग का मोनार्क वो इसकी वजह से पकड़ा गया और पावर का बैलेंस बिगड़ गया। मोनार्क्स भी इस गंभीर सिचुएशन को समझ गए, तो मैं उन तक पहुंचने के इस मौके को गवाया नहीं। रूलर्स का सामना करने के लिए मेरे साथ सेना में शामिल होने के अलावा उनके पास कोई भी और रास्ता नहीं था। उसके बाद मैं शैडो मोनार्क बन के मोनार्क के साथ लंबी लड़ाई लड़ी। इस बार समय मेरे साथ था। कॉर्प्स और सोल्स जो कि जंग के मैदान में थे वो सारी मेरी आर्मी बन गई। तो आज की वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।